हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी या फिर किसी व्यवसाय द्वारा उधार ली गई पूंजी। इसमें बताया गया है कि स्वामियों की अतिरिक्त बाहर से ली गई पूंजी उधार की पूंजी कहलाती है। जैसे कि जो कंपनी या व्यवसाय जो एक्सटर्नल रूप से पूंजी का कलेक्शन करता है, उसे उधार पूंजी कहा जा सकता है, जिसको हम स्वामित्व का अधिकार नहीं मानते हैं। जिस भी कैंडिडेट से हम पूंजी उधार लेते हैं, तो आगे एक्सप्लेन किया गया है कि यह दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, ऋण पत्र और सेकंड, संस्थागत वित्त। तो हम फर्स्ट में ऋण पत्र को अध्ययन करेंगे। जैसा कि बताया गया है कि यदि कंपनी द्वारा आम निवेशकों से छोटी छोटी राशियों में उधार लिया जाए और बदले में ऋण की सभी शर्त अंकित करते हुए ऋणों का प्रमाण पत्र जारी किया जाए, तो यह ऋण पत्र कहलाता है। देखिए दोस्तों, जब ऋण पत्र इश्यू किए जाते हैं तो उस ऋण पत्र पर सभी शर्तें उल्लेखित होती हैं और एक जो भी डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको एक डिबेंचर का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो यह एक वाउचर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो यह उल्लेखित हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जो यह सबूत देता है कि यह एक डिबेंचर होल्डर है इतनी पूंजी का। ठीक है दोस्तों, जिसका मैं एक सबूत होता है। एक ऋण पत्रधारी कंपनी का ऋणदाता माना जाता है, क्योंकि कंपनी के लिए एक दायित्व होता है और वह कंपनी का एक ऋणदाता माना जाता है। ऋण पत्रधारी को सदैव ऋण पर ब्याज दिया जाता है, चाहे हानि क्यों न हो। देखिए दोस्तों, जब कंपनी ऋण पत्र इश्यू करती है तो ऋण पत्र इश्यू करने के बाद कंपनी का यह दायित्व बन जाता है कि ऋण पत्र के आधार पर ली गई पूंजी पर उन्हें उस पर ब्याज दिया जाता है। अब ब्याज, चाहे वह कंपनी को लाभ हो या हानि, किसी भी कंडीशन पर कंपनी को ब्याज देना अनिवार्य होता है सभी ऋण पत्रधारियों को। आगे चलते हैं ऋण पत्रों के प्रकार। ये दोस्तों, डिबेंचर को दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, शोध ऋण पत्र, सेकंड अशोध ऋण पत्र। जिन्हें अशोध ऋण पत्रों को हम रेगुलर डिबेंचर या फिर सतत ऋण पत्र कहते हैं। फर्स्ट, शोध ऋण पत्र। इसमें फर्स्ट बताया गया है कि सुरक्षित ऋण पत्र। यदि ऋण पत्र जारी करते समय कंपनी की संपत्तियां ऋण की सुरक्षा के रूप में दी जाएं, ऐसे ऋण पत्र सुरक्षित ऋण पत्र होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि डिबेंचर होल्डर को यह सांत्वना दी जाती है कि यदि किसी कारणवश आपकी पूंजी पर ब्याज न दिया जाएगा या फिर आपकी पूंजी नहीं लौटाई जाएगी, तो हमारी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी, अर्थात हमारी संपत्ति को आपके द्वारा फॉरफिट कर लिया जाएगा। हम अपनी संपत्ति के बेस पर आपको ऋण पत्र प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात आगे बताया गया है कि अर्थात यदि कंपनी मूलधन और ब्याज के भुगतान में त्रुटि करे तो ऋणदाता कंपनी की संपत्तियां बेचकर वसूली का अधिकार होता है। यह ऋण पत्र पूर्णतः सुरक्षित या आंशिक सुरक्षित हो सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अगला चलते हैं असुरक्षित ऋण पत्र। जैसा कि दोस्तों, असुरक्षित ऋण पत्र उन ऋण पत्रों को कहा जाता है जिसके आधार पर कंपनी किसी भी संपत्ति को बेस बनाकर ऋण पत्र इश्यू नहीं करती है। यह विदाउट एनी एसेस्ट डिवेंचर्स माने जाते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि यदि ऋण पत्र दायी को कंपनी की संपत्तियों पर भार या सुरक्षा न दी जाए तो उसे असुरक्षित ऋण पत्र कहा जा सकता है।
तो दोस्तों अगले चलते हैं वाहक या धारक ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर जारी नहीं किए जाते। सभी उद्देश्यों के लिए ऐसे ऋण पत्र के धारक को ऋण पत्र का स्वामी माना जाता है। देखिए दोस्तों, एक्चुअल में होता है क्या कि जब ऋण पत्र किसी विशेष नाम पर जारी नहीं किए जाते हैं तो वो जो ऋण पत्र जिसके पास होता है वही उसका स्वामी होता है, क्योंकि डिबेंचर्स का स्वामी माना जाता है। इसका मतलब केवल यही है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं पंजीकृत ऋण पत्र। यह ऋण पत्र किसी व्यक्ति के नाम पर जारी किए जाते हैं जिस व्यक्ति का नाम प्रमाण पत्र पर जारी हो और कंपनी के ऋण पत्र दाताओं के रजिस्टर में दर्ज हो, उसे पंजीकृत ऋण पत्र कहा जा सकता है। दोस्तों, कहने की बात यह है कि जिस ऋण पत्र पर जिस व्यक्ति का नाम उल्लेखित होता है वही उस ऋण पत्र का एक्चुअल धारक होता है, वही उस ऋण पत्र का स्वामी होता है या फिर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। जैसा कि बताया गया है कि परिवर्तनशील ऋण पत्र, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ऋण पत्र चेंजेबल माने गए हैं या फिर कन्वर्टेबल डिवेंचर, ऐसे ऋण पत्र होते हैं जिनको हम शेयर में चेंज कर सकते हैं, ऋण पत्र के बदले शेयर ले सकते हैं। इसमें जैसे बताया गया है कि यदि ऋण पत्र जारी करते समय ही एक निर्धारित तिथि के बाद ऋण पत्र की समता अंशों से बदलने का विकल्प दिया जाए तो वे परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऋण पत्र जारी करते समय यह भी उल्लेखित कर दिया जाता है कि निर्धारित तिथि के बाद इन ऋण पत्रों को इक्विटी शेयरों में चेंज किया जा सकता है या फिर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसे डिवेंचर्स को हम कन्वर्टेबल डिवेंचर कहते हैं। यह ऋण पत्र पूर्णतः परिवर्तनशील या आंशिक परिवर्तनशील हो सकते हैं। जैसे कि आप समझ गए होंगे, जैसे कि जो डिवेंचर्स की वैल्यू है वह फुल्ली चेंजेबल या फिर पार्टली चेंजेबल या फिर हम कहें कन्वर्टेबल शेयर्स में विभाजित हो सकती है। फिर इसके बाद आता है अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अपरिवर्तनशील ऋण पत्र वही होते हैं जिनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसमें बताया गया कि इन ऋण पत्रों में अंशों के साथ बदलने का विकल्प नहीं होता है, अर्थात ये ऋण पत्र सदैव अपरिवर्तनशील रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस बताया गया कि ऋण पत्रों में परिवर्तन हमेशा ऋण पत्रों की राशि मूल्य में ही होता है, संख्या आधारित परिवर्तन नहीं किया जाता है। अर्थात दोस्तों, जो भी डिबेंचर्स की वैल्यू होती है उसी के आधार पर डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया जाता है इक्विटी शेयरों में, यदि वह सुरक्षित ऋण पत्र है या फिर हम कहीं परिवर्तनशील ऋण पत्र है तो ही। आगे बताया गया है प्रत्याभूति। इसके बारे में बताया है कि यदि ऋण पत्र के मूलधन और ब्याज की गारंटी किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा दी जाए तो उसे प्रत्याभूति ऋण पत्र कहते हैं। तीसरा पक्षकार बैंक, बड़ी कंपनी आदि हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति डिवेंचर होल्डर बनता है तो उसको गारंटी देने के लिए थर्ड पक्षकार जो कि कोई बैंक या फिर बड़ी कंपनी के माध्यम से बनता है तो उसे हम प्रत्याभूति कहते हैं, जो यह गारंटी देता है कि आपके द्वारा लिए गए डिवेंचर होल्डर या फिर आप जिस भी कंपनी के डिवेंचर होल्डर हो, आपको मूलधन और ब्याज की गारंटी कंपनी या फिर बैंक जो कि थर्ड पक्षकार है उसके माध्यम से दिया जाता है।
वही इसकी गारंटी लेते हैं कि आपको डिबेंचर्स पर ब्याज दिया जाएगा मूल पर। आगे दिया गया है कि कोलैटरल संपार्श्विक ऋण पत्र, यदि किसी ऋण पत्र ऋण की अतिरिक्त सुरक्षा के बाद में ऋण पत्र दिया जाए, वह ऋण पत्र निष्क्रिय अवस्था में दिए जाते हैं। यह केवल तब सक्रिय होते हैं जब वास्तविक भुगतान में एरर हो। देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति डिबेंचर होल्डर है और उसके डिबेंचर्स में यदि किसी कारणवश ऋण की सुविधा में कोई सुरक्षा बाधा बन जाए या फिर कोई सुरक्षा पूर्णतः सुरक्षित न हो, किसी भी कारण से डिबेंचर प्रॉपर रूप से कार्य नहीं कर पाता है, तो इस अवस्था में उसे उसी मूल्य पर सक्रिय करने के लिए नया ऋण पत्र इश्यू किया जाता है, जो मुख्यतः वास्तविक भुगतान में एरर का कारण बनता है। अगला होता है कि जीरो कूपन बेस बॉन्ड। इसमें बताया कि सघन बट्टा, यह ऋण पत्र आपको दिख नहीं रहा होगा, सघन बट्टा बॉन्ड, यह बॉन्ड अंकित मूल्य से कम राशि पर जारी किए। देखिए दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि यह इस प्रकार के बॉन्ड होते हैं कि कंपनी या फिर व्यवसाय को जब पूंजी की आवश्यकता होती है तो पब्लिसिटी के अंतर्गत बॉन्ड जारी करवाती है, जो कि बॉन्ड पर अंकित मूल्य से कम मूल्य पर पूंजी ली जाती है और उसके उपरांत बॉन्ड के अंकित मूल्य के बराबर उनको राशि प्रदान की जाती है। इसे बताया गया है कि यदि अंकित मूल्य से कम राशि पर जारी किए जाते हैं तो पूंजी वापसी के समय पूरा अंकित मूल्य लौटाया जाता है। जारी मूल्य और पूंजी वापसी के मूल्य के बीच का अंतर सामान्यतः होता है ब्याज के अंतर के बराबर होता है। इन ऋण पत्रों पर ब्याज की दर शून्य होती है। देखिए दोस्तों, ब्याज की दर शून्य होती है, लेकिन जब इनको जारी किया जाता है तो अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जारी किया जाता है और अंकित मूल्य के बराबर इनको वापस प्रदान किया जाता है। बस फायदा इनको यही होता है कि अंकित मूल्य और अंकित मूल्य से कम मूल्य पर इश्यू किए गए मूल्य पर जो डिफरेंट होता है वही इनका फायदा होता है, वही इनके लिए बेनिफिट होता है। तो देखो, संस्थागत हित होते हैं ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी आएगी। जैसा कि आप रिपीट कर सकते हैं, मैंने आपको कहाँ से पढ़ाया था। उधार लिए गए पूंजी से, उधार लिए गए पूंजी दो भागों में ऋण पत्र संस्थागत वित्त ऋण पत्र, इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध ऋण पत्र, सुरक्षित ऋण पत्र, असुरक्षित ऋण पत्र, वागधारक ऋण पत्र, पंजीकृत ऋण पत्र। इसके बाद आता है कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिसे हम परिवर्तनशील ऋण पत्र बोलते हैं, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र, अनकन्वर्टेबल डिबेंचर। इसके बाद आता है प्रतिभूति, जिसे हम गारंटेड डिबेंचर बोलते हैं, थर्ड पक्षकार गारंटी होल्डर बनता है। इसके बाद आता है कोलैटरल संपार्श्विक प्रतिभूति, संपार्श्विक ऋण पत्र जिसे हम कहते हैं, निष्क्रिय होने के उपरांत उनको सक्रिय होते ही जब वास्तविक भुगतान त्रुटि हो। देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से समझना होगा कि यदि किसी अन्य ऋण की अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में, देखिए किसी अन्य ऋण की अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में ऋण पत्र दिए जाए, वह ऋण पत्र निष्क्रिय अवस्था में दिए जाते हैं, केवल तब सक्रिय होते हैं जब वास्तविक भुगतान में एरर होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जीरो कूपन बॉन्ड, सघन बट्टा बॉन्ड हमने पढ़ा। संस्थागत वेतन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।